अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं हेल्थ केयर के हवाले से डिटेल के साथ बात करना चाहती हूं और साथ में जैसे कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खवातीन हैं और खवातीन के बहुत से मसाइल होते हैं उनकी सेहत के हवाले से। कुछ शादी से पहले के होते हैं, कुछ शादी के बाद के होते हैं, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट उनके मसाइल को हल करती हैं और किस तरह से डील करना है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब मैं खसूसी तौर पर हैरेसमेंट के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियां अब घरों से बाहर आला तालीम भी हासिल कर रही हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, हर डिपार्टमेंट में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। चाहे वो जहाज उड़ाने की बात है, वो भी खवातीन जो है इस टाइम कैप्टन भी हैं, इस टाइम हमारी बड़ी अच्छी अच्छी पायलट्स भी हैं। इसके साथ साथ क्या क्या मसाइल आते हैं खवातीन को जो उनको फेस करने होते हैं उनकी जॉब प्लेसेस पर, उनकी शॉपिंग प्लेसेस पर, उनके रिलेटिव्स में, उनके दोस्तों में, अहबाबों में, इस हवाले से मैं चाहती हूं कि हम बात करेंगे कि अगर किसी को कोई ऐसा इशू है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है और उसको कौन सा स्टेप लेना है, ना कि उनसे खौफ खाना है और जॉब को रिजाइन दे देना है, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि अगर आपको बॉस तंग कर रहे हैं या आपसे ऊपर के ग्रेड का शख्स या ऑफिसर आपको हैरेसमेंट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, वो टॉर्चर जुबान के थ्रू कर रहा है, वो बॉडी लैंग्वेज से कर रहा है, वो फेस एक्सप्रेशन से कर रहा है, आपको किस तरह से मैनेज करना है, उससे डरना नहीं है, जॉब नहीं छोड़नी, उसको मैनेज करना है। मैं ये चाहती हूं कि इस पर हम आज डिटेल के साथ बात करेंगे। मेरी फर्स्ट पर्सनैलिटी जिन्होंने हमें आज के प्रोग्राम में जनाब टाइम दिया, हमारी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के हवाले से हम बात करें, माशाल्लाह से स्पेशलाइजेशन की है, हेल्थ केयर में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इसके साथ साथ लेडी एचसीएन की जब हम बात करते हैं तो उसकी एएमएस हैं और साथ में किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से भी मैं चाहती हूं कि क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी हेल्थ है, हेल्थ केयर में बड़ा किरदार है इनका। मैं चाहती हूं कि आज के प्रोग्राम में डिटेल से इनसे बात करेंगे। डॉक्टर नाहिद गनी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें टाइम दिया है। इनके साथ ही जनाब तशरीफ फरमा है वो पर्सनैलिटी जो लोगों के मसाइल हल करते हैं। यकीनन जिंदगी है और जिंदगी के साथ साथ मसाइल चलते हैं, मसाइल हल हो जाते हैं, अगला दिन आ जाता है, नए चैलेंजेस, नए काम और नई जिम्मेदारियां और नए मसाइल। ये साथ साथ निभाते निभाते मसाइल को भी हमने मैनेज करना होता है। लाइफ है, लंबा सफर है। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो सिंगल पेरेंट होती हैं, अपने बच्चों की निगहदाश्त खुद से कर रही होती हैं, खुद ही माँ भी होती है, खुद ही बाप भी बन जाती है, वक्त के तकाजे के साथ, हालात के डगमगाते रास्तों के साथ साथ, और फिर उसको किस तरह से मैनेज करना है अपने आप को, उसको कहां से हेल्प लेनी है, उसको अपने मसाइल कैसे बताने हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। यानी कि साल मुख्तसर खवातीन पे खसूसी गुफ्तगू होने जा रही है आज के प्रोग्राम में। मियां तसव्वुर ज़हूर साहब, सोशल वर्कर, समाजी कारकुन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक है। सबसे पहले तो तसव्वुर साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया है। थैंक यू। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं डॉक्टर नाहिद गनी से। डॉक्टर साहिबा, बुरा ना माने तो सबसे पहले ये बताएं कि गायनेकोलॉजिस्ट बनी क्यों थी? वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है कि औरत की दम से ही कायनात है, तो गायनेकोलॉजिस्ट बनने का कॉन्सेप्ट ये था कि माँ जो होती है उसके कदमों तले जन्नत है, माँ और बच्चे दो जिंदगियों को बचाना है, तो इसलिए मैं सर्जरी में और हेल्थ केयर को मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है, जबरदस्त। हेल्थ केयर के हवाले से भी माशाल्लाह से अच्छा खासा काम कर रही हैं, लेडी एचसीएन में एज एएमएस काम कर रही हैं आप। ये बताइएगा कि लोगों का रुझान कैसा है? जब लोग आते हैं तो आप लोग यकीनन उनको गाइडलाइन देते हैं, माशाल्लाह से आप तो एएमएस हैं, ये बात तो हम एमबीबीएस डॉक्टर की करते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट की करते हैं जिनकी ड्यूटीज होती हैं ओपीडीज में या वार्ड्स में। लोगों का रुझान कैसा है? लोगों का रुझान डॉक्टर्स के लिए वो मसीहा नहीं उन्हें समझते, वो उन्हें ना हम लोग फैसिलिटेटर हैं, हम कोई जिंदगी तो नहीं बांट रहे हैं ना, हम फैसिलिटेटर हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर हमारी जान बचा दें, तो उनके एटीट्यूड थोड़े से स्टबन हो जाते हैं, तलख हो जाते हैं। डॉक्टर्स भी इंसान है, जैसे मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो मैं माँ और बाप दोनों का रोल अदा कर रही हूँ, तो कई दफा मैं ओवर स्ट्रेस्ड होती हूँ, ओवर बर्डन होती हूँ, तो लोग मसीहा को फरिश्ता ही समझते हैं, इंसान नहीं समझते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि लोग ये समझते हैं कि शायद डॉक्टर ने बचाना है, डॉक्टर ने फैसिलिटेट करना है, बड़ी अच्छी बात आपने की है। जब इंसान के साथ बीमारी आती है, प्रॉब्लम आता है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो उसको जो सबसे ज्यादा काबिल एतबार शख्स नजर आ रहा होता है वो होता है उसका डॉक्टर।
جس سے اس کو امید ہوتی ہے کہ یہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا اس ٹائم, جبکہ یقیناً بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. آپ لوگوں نے صرف اور صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ ڈاکٹر ناہید اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک شخص ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے جو لواحقین ہے جو اس کے ساتھ آتے ہیں اس کو لے کر آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس, پھر وہ اپنا پرابلم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہاں بھی درد ہے, یہاں بھی درد ہے, یہاں سے بھی بلیچ کر رہے ہیں, ڈیٹیل ایمرجنسی میں بتائی جاتی ہے. اس ٹائم جو ڈاکٹر کا رویہ ہوتا ہے نا, آدھی دوائی ہوتا ہے. ڈرپ سے پہلے جو ہو جاتا ہے, ڈرپ بعد میں لگتی ہے, دوائی, بینڈیج, سارے کا سارا جو سلسلہ پروسیجر ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. لیکن جو بیہیویئر ہوتا ہے نا, آدھا مریض اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے, کیا کہیں گے؟ ہاں جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تہمینہ. جو میٹھے بول میں جادو ہے, بڑا مشہور ایک کوٹیشن ہے. ڈاکٹر کی طرف لوگ دیکھتے ہیں تو اس امید پہ دیکھتے ہیں کہ وہ موت جو ہے اسے ہمیں بچا لے گا. تو جیسے کہ میں گائنی کے سیٹ اپ میں کام کر رہی ہوں, فیمیلز لیبر پین کے ساتھ آتی ہیں بہت, اور ہماری جو فیمیلز ہیں ان کو انسان کے طور پہ تو لیا ہی نہیں جاتا, بچے پیدا کرنے والی مشین کے طور پہ. تو اس میں خواتین بیچاری کو ڈاکٹر اچھے سے بات کر لیتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں. اور انفارچونیٹلی ہماری گائنی کے جو روسٹر ہیں وہ بہت زیادہ مطلب غیر انسانی ہے. 30 گھنٹے کی میں نے خود ڈیوٹیز کی ہیں. تو اگر میں صبح 8 بجے سے لے کر اگلے دن 8 بجے تک کام کرتی ہوں تو ڈیفینیٹلی میرا ٹیمپرامنٹ ویسا نہیں رہے گا. 4 مریضوں کے ساتھ میں اچھے سے بولوں گی اور 4 کے ساتھ میں بدتمیزی کروں گی. تو یہ تو ایکچولی ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو جو ہے وہ فیسیلیٹیشن جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہے, HR بہت کم ہے. اور جو گائنی کا سیٹ اپ ہے وہ ایک 24 آورز ایمرجنسی ہے. عید ہو یا شب رات ہو, محرم میں کوئی بچہ تو پیدا ہونا ہی ہے, تو گائنی کے ڈاکٹرز کو تو آنا ہی پڑتا ہے نا. تو اس سے ان کے رویوں میں تھوڑی سی تلخی آ جاتی ہے جو لوگ برداشت نہیں کرتے. لیکن بہرحال اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے کبھی اس پر کام نہیں کیا یا آواز نہیں اٹھائی؟ ماشاءاللہ سے آپ AMS ہیں کہ گائنی کے جو ڈاکٹرز ہیں ساری, ان کے ڈیوریشن کو, ان کے آرز کو کم کیا جائے, اتنا کام لے نا جتنا وہ کر سکیں. جی, ہم اس میں کر رہے ہیں, ہم نے کیا بھی ہے. ہمارے ہاسپٹل میں 2 یونٹ ہے, ایک یونٹ میں 1 in 5 کا روسٹر ہے. ڈاکٹر مالکہ ہے ماشاءاللہ, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن میں بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں, بڑا اچھا کر رہی ہیں. ڈاکٹر خدیجہ ہیں ماشاءاللہ, اچھے لوگ ہیں دونوں یونٹ میں. نئے ینگسٹرز تو کر رہے ہیں, جو پرانے ہمارے سینئر استاد ہیں, استاد جو ہے وہ مطلب اس طرح ایگری نہیں کر رہے پرانے روسٹر سے, پرانی روایتوں سے. تو کوشش تو ہے, کر رہے ہیں, لیکن اسٹل ویسے ہی روسٹر چل رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو 30 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. تو ڈیفینیٹلی لڑکیاں ہیں, تھک جاتی ہیں, پھر وہ اسٹیج میں ہوتی ہیں جب ہاؤس جب کر لیتی ہیں, شادی ہوتی ہے, بچے پیدا کر رہی ہیں, فیملی کے ایشوز ہیں, تو وہ بھی اپنے اسٹریس میں ہوتی ہیں نا. اور بہت ساری ڈاکٹر فیمیلز ہوتی ہیں ان کی ڈائیورس ہو جاتی ہے. اچھا, ڈائیورس کی ریزن بھی ریلیشن شپ میں یہی آتی ہے کہ گائنیکولوجسٹ جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اسٹبن ہو جاتی ہیں, روڈ ہو جاتی ہیں, تو وہ ہسبینڈ کے ساتھ بھی بوسی ہو جاتی ہیں. تو یہ اصل میں عادت بن جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے معاشرے کو بھی پرابلم آ رہا ہے اور پیشنٹ کو بھی آ رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یا اسٹیٹ کا کام ہے کہ ایسے روسٹرز بنائے جائیں, ایسی چیزیں بنائی جائیں کہ ایک نارمل جتنا 8 آورز جو انٹرنیشنل لیول ہے کہ 8 آورز تک ایک بندہ کام کر سکتا ہے. تو ڈاکٹر سے, گائنی کی ڈاکٹر سے بھی اتنا ہی کام کر جائے. پھر ہمارا اسلامی ماحول ہے, اسلامی ملک ہے, تو لیڈی ڈاکٹرز نے ہی ڈیلیوری کروانی ہے. تو ظاہر ہے پھر فیمیلز جو ہیں تو ان کو فیسیلیٹیشن دینی چاہیے, مینٹل ریلیکسیشن دینی چاہیے. یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, جس پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. اچھا, یہ تو ہم نے بات کی نا گائنیکولوجسٹ کے حوالے سے, گائنی کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. ایک بہت بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ہے کہ عورتوں میں اویئرنیس نہیں ہے, عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی اویئرنیس نہیں ہے. میں بھی بہت سے لوگ میری اس بات سے متفق نہ ہوں یا میرے خلاف بھی ہو جائیں کہ یہ تہمینہ شیخ کیا بات کر رہی ہیں. عورت اور شادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہر سال آپ نے ایک بچہ پیدا کرنا ہے, چاہے آپ کی نئی شادی ہے یا پرانی شادی ہے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. جبکہ ایسا ہوتا ہے جب ڈاکٹر کے پاس آپ ایک بچہ آپ کا سال کا ہے, وہ ابھی چل نہیں رہا پراپر طریقے سے, اگلے کی ڈیلیوری کے لیے آپ چیک اپ کروانے آئی ہیں, تو ڈاکٹر تو غصہ کرے گی نا کہ تم اپنے آپ کو مشین بنا رہی ہو. دیکھیں, ڈاکٹرز کی بھی لینگویج ٹھیک نہیں ہوتی. میں دونوں طرف سے بات کروں گی. یہ کہ ہر کسی کا پرسنل مسئلہ ہے کہ فیملی پلاننگ کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن اس کا دین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ وقفہ کریں. اور اگر ہم ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں, ماشاءاللہ سے آپ خود ڈاکٹر ہیں, اس کو پھر سے ریکور ہونے میں اس کو ٹائم. میں اس میں آپ کو تہمینہ یہ بتاؤں گی کہ اس میں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے نا اس میں ہماری لڑکیوں نے چھوڑ دی ہے. اگر وہ بریسٹ فیڈنگ کریں, اور صحت اور تعلیم کے علاوہ ہر میدان میں ہوائی جہاز جہانا ضروری نہیں ہے. نیوٹن نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دیں, میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. اگر آپ بچوں کو اچھی مائیں بن جائیں تو آپ کو انجینئر یا جہاز پائلٹ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. لیڈی ڈاکٹرز گائنی میں تو ضرورت ہے, ہر جگہ تو نہیں ضرورت. آپ ماں بنے, اچھی ماں بنے, تو آپ کے بچے اچھے ہوں گے تو اچھی قوم بن جائے گی. چلیں بتائیں اچھی ماں کیسے بنتی ہے؟ اچھی ماں اس طرح ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ سکھائے کہ جاب پہ اگر آپ کے ساتھ ایک خاتون کام کر رہی ہے, وہ آیا ہے یا وہ ایک ڈاکٹر ہے, آپ نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے, اپنی ماں اور بہن کی طرح رسپیکٹ کرنی ہے.
बिल्कुल बिल्कुल। और माँ अपनी बेटी को ये सिखाए कि तुम्हारे साथ कोई लड़का काम कर रहा है, कोई आदमी काम कर रहा है, तो उसने आपको भाई या बाप की तरह respect अच्छा, जो करनी है। बात आप कर रही हैं ना डॉक्टर नाहिद गनी, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, मैं एग्री हूँ, ऐसा है। और ये सबसे बड़ा मुआशरे का मसला है, हैरेसमेंट जिसमें आ जाती है। हम इस पर बात करेंगे, हम तसव्वुर साहब से भी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अच्छी माँ का जो सवाल था कि एक अच्छी माँ क्या हो सकती है, ये अच्छी माँ कैसे बना जा सकता है। जो माँ हर साल एक बच्चे को जन्म देती है वो अच्छी माँ नहीं बन सकती। आप बताएं, बन नहीं, सकती मैं है? उससे कह रही हूँ कि हम लोग जो फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद फरमा दिया है कि 2.5 साल तक माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं। दूध पिलाएं। नेचुरल स्पेसिंग हो गई। बिल्कुल। अगर हम इस्लाम को फॉलो करें तो इस्लाम और साइंस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। बिल्कुल। अगर आप नेचुरल्स को फॉलो करते हैं 2.5 साल का वक्फा तो हो जाता है। जरूरी है 2.5 साल का होना चाहिए, नहीं करते ना ये लोग, हाँ साल जी। के बाद बच्चा पैदा कर लेते हैं। यकीनन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, वन साइडेड फैसला तो नहीं होता। लेकिन ये। आप उसमें लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है बच्चे को प्रॉपर टाइम देने का, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपके अंदर कोई वीकनेस रह गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, या डिलीवरी के दौरान किसी किस्म का कोई ऐसी ऊंच नीच आ गई, प्रॉब्लम रह गई, तो ऑब्वियसली आप अपने बच्चे को उस तरह से डील नहीं कर सकती जिस तरह एक सेहतमंद माँ अपने बच्चे को डील करती है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है डॉक्टर नाहिद साहिबा के बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। आप फीडर बना बना के दे रहे हैं, उसके बाद बच्चे में प्रॉब्लम आई, पेट खराब हो गया, आज ठंड लग गई, आज जरासीम चला गया, आज फीडर गंदा था। यही मसाइल होते हैं ना बच्चों के, फिर बच्चे की सेहत खराब हो जाती है। ना आप अच्छी माँ बनी, ना आप अच्छा बच्चे को आपने प्रॉपर तरीके से ग्रूम किया। इसी हवाले से मैं चाहती हूँ हम तसव्वुर साहब के पास चलते हैं। तसव्वुर साहब बताइएगा, मुआशरे का रुझान कैसा है, समाजी कारकुन है आप, लोगों का रुझान कैसा पाया? लोगों का आजकल रुझान जो है ना, एक तो अपना यहाँ पे ऐसा पोजीशन है कि महंगाई इतनी है, उसकी वजह से अपना जो है लेडीज काम करती हैं ऑफिस में जाके, वो बॉस उनके तंग करते हैं, उसको काम नहीं करने देते, उसको नजायज़ तरीके से ये कहते फोर्स करते हैं उनको कि आप ये काम करें, ये काम करें। वो जो है ना, इसलिए वो टेंशन में आके हरासमेंट करते हैं, और उसमें आके वो कहते हैं मैं रिजाइन कर रही हूँ। हालांकि उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसको नजायज तंग करते हैं, नजायज काम करवाते हैं, थ्रेड करते हैं। मैं पिछले दिनों गया था अपना खतून मौसब के पास, वो कहते हैं कि फिजिकल हरासमेंट जो है ना, वो केस लेते हैं हम। फिजिकल हरासमेंट जो है कानून के मुताबिक वो टार्चर है। मेंटली जो है, मेंटली किसी को परेशान करना आपने, वो आता है हरासमेंट के। वो कहते हैं ये हम केस ही नहीं लेते। फिजिकल का तो होगा, वो तो अपना आ गया ना वो टार्चर के जमुर्दे में। फिजिकल का है ये, अब किसी को परेशान करना, वो आपकी बात नहीं मान रही, आपने उसको तंग करना शुरू कर दिया, आपने उसको गलत काम करा, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये काम नहीं किया, वो ऐसे तंग करके आखिर वो परेशान हो जाती है, मेंटली टॉर्चर हो जाता है। इसलिए वो परेशान होकर छोड़ देगी, खा वो सरकारी महकमा है या प्राइवेट है। किसी प्राइवेट ऑफिस में चले जाए, वहां पे भी यही काम है। आखिर वो कहते हैं मैं छोड़ के जा रही हूँ। जो तो उनकी बात मान ले तो फिर वो सही है, जो नहीं मानते वो कहते हैं ठीक है आप जाएं। इसीलिए जो है ना यहाँ पे ज्यादा केसेस ऐसे आते हैं। अच्छा, इसके अलावा और किस तरह के इसके अलावा ऐसे ही होते हैं कि ये अपना वो कहते हैं कि आप ये क्या कर रही हैं, वो क्या कर रहे हैं। ज्यादा औरतों के मसाइल यही हैं। ऑफिस वगैरह में काम करने वाली जो जितनी भी लेडीज हैं, उनके साथ ऐसे ही होता है, आखिर वो काम छोड़ देती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके कोई सद्देबाब करे। अभी खतून मौसम कह रही हैं जी हरासमेंट वो होनी चाहिए आपको फिजिकल, वो हम केस लेते हैं, तो ये दूसरे काम पे जाएं। ठीक है, कहाँ पे जाएं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसीलिए जो है ना, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा जो भी मसला है ना, उसको कुछ ना कुछ उसका सदेबाब होना चाहिए। बिल्कुल, कोई ना कोई स्टेप, कोई मैकेनिज्म बना हो जिस पे प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे खवातीन जाएं, जो प्लेटफॉर्म बनाया वो कहते हैं फिजिकल होना चाहिए। हम तो फिजिकल के केस लेते हैं। मेरे को ये फिजिकल, ये हरासमेंट नहीं है,
ایک لیڈیز کو ناجائز تنگ اچھا کرنا. اس کو جب ہم باریک بینی سے چیک کریں گے نا, اس ٹاپک کو باریک بینی سے جب ہم اس پر ڈسکشن کریں گے تو اس میں بہت سے اور پوائنٹس بھی آ جائیں گے جس پر میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر ناہید سے بھی ہم رائے لیں گے, چونکہ الحمدللہ ماشاءاللہ ایک کامیاب خاتون ہے اور جابین بھی ہیں ساتھ میں, یقیناً مختلف ڈپارٹمنٹس دیکھے ہیں, فیس کیا ہے, مردوں کو ہینڈل کیا ہے اور کام بھی کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ کامیاب بھی ہیں. اچھا یہ بتائیے ناہید صاحبہ, جہاں پر ہم ہیرسمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہیرسمنٹ صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ میری بات مان لیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ میری بات نہیں مان رہے تو پھر آپ کو obviously آپ کی ٹرانسفر کر دیں گے یا تنگ کریں گے یا بیٹھنے نہیں دیں گے, کام نہیں کرنے دیں گے. ایک تو ہو گئے نا یہ ہیرسمنٹ جو آپ کو گفتگو کے ذریعے, کنورسیشن کے ذریعے یا میسیجز, چیٹ, جس طرح بھی کی جاتی ہے. ایک وہ ہیرسمنٹ ہے جو آپ کو آئیز کے تھرو کی جاتی ہے, آپ کو ٹارچر کرنا, آپ کو دیکھنا اس انداز میں, آپ کی باڈی لینگویج اس طرح کی ہے کہ آئے ہوئے بندے کو ڈرا دینا ہو. باس بہت غصے میں ہے, اب باس نے جو کہا ہے باس کو کہنا ہے اوکے سر, دس از ناٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بندہ اسی طریقے سے. لیکن یہاں پہ یہی مسئلہ ہے, آپ کو اس طرح کا فیس کبھی کچھ کرنا پڑا؟ دیکھیں مجھے جو ہے, میں نے گریجویشن 2003 میں کیا تو 14 ایئرس ہو گئے ہیں مجھے کام کرتے ہوئے. میں نے 3 فیلڈس میں کام کیا ہے. ڈاکٹر ہارون رشید کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ہمارے مینٹور ہیں, ان کے ساتھ میں نے ایز اے ماہر نفسیات کام کیا. اس کے بعد میں نے جو ہے ڈاکٹر طیبہ وسیم اور کرنل نیلوفر مصطفیٰ کے ساتھ کام کیا ایز اے گائناکالوجسٹ, MCPS اور DGO کی ٹریننگ کے لیے. اس کے بعد میں نے ڈاکٹر امان اللہ جو ہمارے پائنیئر ہیں, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, پبلک ہیلتھ میں کام کیا. تو ایز اے کمیونٹی فزیشین اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں ہراسمنٹ 4 قسم کی ہے. سب سے پہلے آپ کو ذہنی طور پہ پریشان کیا جاتا ہے کہ یو آر فیمیل, یو آر ناٹ ایلیجیبل, آپ ناقص العقل ہیں. یہ ایک جملہ ہے جو اس معاشرے کا خاموش میسج ہے ہمارے لیے کہ ہم خواتین ہیں, ہم کام نہیں کر سکتے. تمانچہ ہے, ہاں جی, جملہ نہیں تمانچہ ہے. ایگزیکٹلی. نمبر 2, آپ کو فزیکلی, یس, اگر آپ باس کے ساتھ کچھ فزیکل انلیگلس میں جاتے ہیں تو یو آر فیورٹ آف باس, اور آپ کے جو باقی سب آرڈینیٹس ہیں وہ آپ کی اس افیئر کا ناجائز طور پہ افیکٹ ہوتا ہے. 4th ہوتی ہے کہ آپ کو فائنینشلی چیزوں کے بارے میں تنگ کیا جائے. اور نمبر اینڈ میں یہ آتا ہے کہ آپ کو معاشرتی طور پہ, جیسے اب میں کام کری ایڈمنسٹریشن میں, پیرامیڈیکل سٹاف, نرسنگ سٹاف, اور سب کے ساتھ مل کے آپ کو خلاف یا چیزیں اس طرح کی جائیں کہ آپ کو نا محسوس ہو کہ یو آر ناٹ فٹ فار دس جاب, یو مسٹ لیو دس کنٹری. تو یہ ساری فیمیلز کے ساتھ ہے کہ آیا کام کریے میرے پاس کلاس 4 کی, اسے تنگ کیا جائے گا. اگر سیکورٹی گارڈ کام کریے اسے تنگ کیا جائے گا. ڈیفینیٹلی منٹو کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے جب عورت کو سیکس کے بغیر دیکھا تو میں سمجھا کہ عورت تو بڑی پیار کے قابل اور بڑی قابل اعتماد چیز ہے. یعنی آدمی جو ہے عورت کو صرف ایک چیز کے لیے سمجھتے ہیں, حالانکہ آدم علیہ السلام کے جو حوا بنائی گئی تھی وہ ساتھ ہی بنایا گیا تھا. ساتھی, غم دکھ درد میں ساتھ دینے والا. عقل میں اشرف مخلوقات دونوں ہی ہیں, عورت بھی مرد بھی, دونوں کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہے. عورت نے گھر میں رہ کے بچے کی تربیت کرنی ہے اور نسل نو انسانی کی تعمیر کرنی ہے, اور مرد نے باہر نکل کے اسی مرد کو عورت کا محافظ بنایا گیا. ہی از مزدور, ہی از پروٹیکٹر, لیبرر فار اے فیمیل, شی از کوئن اینڈ ہی از گارڈ. تو مرد تو عورت کا غلام ہے. نہیں یہ کیا بات ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ مرد عورت کا غلام ہے, لیکن بالکل محافظ ہے, بالکل ضرور سیکیور کرتے ہیں. پیار میں دیکھیں اگر دیکھا جائے تو عورت کو کرنے کے لیے, عورت کے لیے ساری میں ابھی شروع میں علامہ اقبال کو شعر پڑھا تھا, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. عورت کے دم سے یہ کائنات ہے, ماں ہے تو ہے, مردوں کو اچھے سے کیا جاتے ہیں. اور مرد کہاں سے آتا ہے, ماں کے ہی پیٹ سے آتا ہے نا. تو ماں ہی جو ہوتی ہے وہ عورت کو جو ہے نا اور مرد کو پرورش دیتی ہے. اچھا پتہ نہیں یہ بات گفتگو پروگرام میں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. آپ کے گھر جب ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اور پھر تیسری بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ بہت باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ تو الحمدللہ بہت اچھے ہیں, وہ تو کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے, اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے رحمت دی, گود بھری, گھر میں رحمت آئی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اچھا بیٹیاں تم نے پیدا کرنی ہیں. اچھا بیٹی پیدا کرنے کے لیے ہمارے معاشرے کے 60 to 70% مرد تیار نہیں ہے. شادی کرنے کے لیے لڑکی خوبصورت چاہیے, شادی کرنی ہے تو خوبصورت لڑکی چاہیے, پڑھی لکھی بھی ہو, سمارٹ بھی ہو, اچھی دکھتی بھی ہو, بات بھی اچھی طرح سے کرے. جب اپنے گھر میں پیدائش کی بات آتی ہے تو بیٹا پیدا کرنا ہے, وارث, بیٹی نہیں پیدا کرنی. بھائی آپ کس میں سے بیٹا پیدا کر رہے ہیں, بیٹی میں سے کر رہے ہیں نا. میرے خیال سے یہ گفتگو یہیں تک اتنی کافی ہے, بڑا کچھ آگے کھل جائے گا. تصور صاحب کی طرف چلتے ہیں. تصور صاحب, جیسے کہ ہیرسمنٹ کے حوالے سے ابھی ہمیں ڈاکٹر ناہید غنی صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہیرسمنٹ ایک طرح کی نہیں ہوتی, مختلف قسم کی ہوتی ہے. اچھا لیگل طریقے سے آپ نے جیسے کہ محتسب
खातून के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ फिजिकल हैरेसमेंट के केसेस हम रजिस्टर करते हैं और हैंडल करते हैं, अब बाकी लोग आपको फिर क्या कहते हैं? वो मुझे पता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक फॉर्म बनाए जहाँ पे हर किस्म का फिजिकल हरासमेंट हो, दूसरा अपना मेंटल टॉर्चर जो करते हैं वो होना चाहिए, दूसरा ये लेडीज को तंग करते हैं, सर्विस नहीं करने देता, खीर छोड़ के मजबूर होती हैं, सब एक कैटेगरी की नहीं होती, मजबूर होती है, उनको मजबूरन करना पड़ता है फिर, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो स्टेट है, रियासत का काम है कि खवातीन के लिए एक कानून बनाए, एक कानून बनाए और एक फॉर्म बनाए, फॉरम बनाया, फॉरम पे जाके। रियासत ने तो कानून बनाया है ना, रियासत तो ये नहीं उस कहती पे अमल दरामद नहीं। देखिए खतून मौसम बिल्कुल नहीं कहती, खतून मौसम के पास हम ये वो कहते हैं कि आपके पास फिजिकल नहीं है, लिहाजा हम नहीं ये केस हम नहीं लेंगे, उन्होंने केस नहीं लिया। मेंटल हरासमेंट का कोई केस नहीं है। एक आदमी कहता है ये मेरा काम करो, नहीं करते तो आपको दूसरे तरीके से वो तंग करना शुरू कर देता, ठीक है, तो फिर आप किधर जाएंगे? कानून में आप कह रही हैं कि मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये हाई कोर्ट से स्टे आ गया, ये फलां हो गया, ये तो कोई बात नहीं, आप किस लिए बैठी हुई हैं? ठीक है, आपका सवाल आ गया, यकीनन आपकी राय आ गई है। डॉक्टर नाहिद की तरफ फिर से चलते हैं। नाहिद साहिबा, यकीनन हैरेसमेंट के जो मसाइल हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, और यकीनन जैसे कि अभी हमें तसव्वुर साहब ने कहा कि मुहतसिब खातून जो हैं वो ऐसा कहती हैं, यकीनन मसाइल को हल करने के लिए ही तमाम के तमाम डेजिग्नेशंस बनाए गए हैं। ये कानून जो रियासत की तरफ से बनाए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। अब अगर एक डिपार्टमेंट में 100 लोग काम कर रहे हैं और उनमें से 5 लोग काम नहीं कर रहे और 95 लोग काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा या रियासत काम नहीं करी। रियासत काम करिए, लेकिन ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे उनको काम करना चाहिए। हेल्थ केयर के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, हेल्थ केयर में क्या क्या चल रहा है आजकल और हेल्थ केयर में क्या क्या आता है? हेल्थ केयर में जो है, सबसे पहले तो ये है कि आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, परहेज इलाज से बेहतर है। बेहतर है। तो मैं एज ए कम्युनिटी फिजिशियन जो काम कर रही हूँ, एज एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तो हमारा मकसद ये है कि हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर बने, हम फैसिलिटेटर बने, हम बीमारी को इलाज ना करें, हम पहले ही ऐसी टिप्स दे दें, ऐसे कुव्वत मुदाफ़त बढ़ा दें, आपको ऐसे सेहत के मसाइल बता दें कि आप बीमार ही ना पड़ें। हाँ, तो जैसे कोरोना आया है, कोविड आया है, कोविड-19, तो इससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं कि आप देखिए, ये बुनियादी इस्लाम और साइंस की बात मैं इससे करती हूँ कि आई एम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, तो मुझे ज़ाहिर है बात ऐसे ही करनी चाहिए। अच्छी बात है। तो देखिए, इस्लाम का रुख, आप हाथ धोएं, 5 दफा नमाज पढ़ें, एक्सरसाइज है, आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो योगा की एक्सरसाइज हो जाती हैं। आप अगर बच्चे को दूध, देखिए गायनी के सेटअप से माँ बच्चे को दूध पिलाए, बच्चे और माँ की बॉन्डिंग अच्छी, और माँ की गोद पहली दर्सगाह है, तो अगर माँ दूध पिलाती है तो बच्चे को नॉर्म्स भी सिखाती है, माशरती इकदार भी सिखाती है, तब ऐसा मर्द पैदा ही नहीं होगा जो औरत को हरास करे। सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, एक तो हमारा डेंगू है, मैं फोकल पर्सन डेंगू हूँ, स्मोक है, इस वक्त डेंगू का सीजन है, तो उसके लिए यही है कि आप लोग अपने घरों को साफ रखें, स्प्रे करें, और अपने पूरे बाजू वाले कपड़े पहने, बच्चों को ऐसी चीजों से, जगहों से बचाएं जहाँ पे सफाई नहीं होती। डेली सफाई जो है, सफाई निस्फ ईमान है, निस्फ ईमान है। और कोविड के है कि अभी स्टिल कोविड का एक और पीक आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली। इसके लिए कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अगर सांस की बीमारी है या दमे की शिकायत है, या आप 50 साल से ऊपर के हैं, या आपको ब्लड प्रेशर या आपको जो है शुगर का कोई मसला है, तो आप अपनी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ा लें। जब सर्दियां स्टार्ट होंगी तो कोरोना चला नहीं गया, ये वायरस अभी रहेगा, और आपको शायद सारी उम्र ही अब इसके साथ रहना पड़े, तो आपको इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अपनी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएं और अपने आप को जो है ना, वो ऐसी चीज़ों की तरफ, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड का मतलब है कि आप ग़िज़ा में बेहतरी लाएं, बैलेंस डाइट लें, जो देसी फूड है, जंक फूड छोड़ दें, पिज़्ज़ा बर्गर छोड़ दें, और जो नॉर्मल दूध, अंडा, जिसमें जो है प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, दूध भी हो, और पानी की मिकदार बहुत ज्यादा हो। ये जो हमारा सेडेंटरी यानी एक सुस्ती वाला लाइफस्टाइल है, उसको छोड़ा जाए। सुबह के टाइम उठा जाए और इशा के टाइम सो जाया जाए, ताकि रात को सोने की वजह से आपकी नींद पूरी हो, मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो आपका अच्छा होगा, तो आपके बच्चे ज़हनी नशोनुमा अच्छी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अल्लाह वाले ट्रस्ट के साथ काम कर रही हूँ, हमने एक प्रोजेक्ट किया है, एंटी स्टंटिंग प्रोजेक्ट। एंटी स्टंटिंग बच्चों में ग़िज़ाई नशोनुमा जो की कमी होती है बचपन से ही। उसका ये है कि अगर माओ को कम वजन बच्चे, अगर उनको माओ को बचपन में, यानी कि माँ के पेट में ही बच्चे को ग़िज़ा मिल जाए,
आयरन कैल्शियम मिल जाए, बैलेंस डाइट मिल जाए, तो उसमें जो है वो बच्चे के ना वजन बढ़ जाता है। हमने ये 6 मंथ की स्टडी की, मार्च से लेकर सितंबर तक, कोविड के बीच में हमारी टीम जाती रही, होम विजिट करती रही, तो हमारा 90%, एक पायलट स्टडी थी, 50 का सैंपल था और 100 केसेस थे। तो इसमें बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए। ग़िज़ाई कमी को दिया गया माओं को, तो उनके अगले बच्चे 3 kg से, जो कि नॉर्मल वेट 2.5 kg से ज़्यादा होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 2.5 kg जो है नॉर्मल वेट होता है बच्चे का। अगर इससे कम है तो वो लो बर्थ का होता है। और लो बर्थ बच्चा जब 5 साल तक बढ़ते हैं तो या तो वो ग़िज़ाई कमी के शिकार की वजह से किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, या वो ज़हनी तौर पर इतने अच्छे ग्रो नहीं करते कि वो माशरे में अच्छा ग्रॉस नेचुरल प्रोडक्ट में अच्छा जो है कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसमें ज़्यादा चीज़ यही है कि माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं और उनको अपने से अटैच करें, बॉन्डिंग करें। तो जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, अपने से अटैच करेगी, और 5वीं क्लास तक, जो साइकोलॉजी कहती है कि 5वीं क्लास तक बच्चा माँ के साथ अटैच, उसके बाद बच्चा तो उड़ जाता है और अब जैसे कि माशरे में खुद डिलीवर करने लग जाता है। तो 10 साल का बच्चा तकरीबन 5वीं क्लास तक जाता है, तो माँ को तब तक सर्विस नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। मैंने ऐसे सिंगल पेरेंट सीखा है कि मैंने अपने बच्चे को अगर टाइम दिया है तो मेरा बच्चा ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। मैंने गायनी छोड़ के एक लाइट जॉब की, लाइटर फिट में नहीं, तो मैं अपने बच्चे को टाइम दिया है। ठीक है, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एंटी स्टंटिंग के हवाले से, एंटी स्टंटिंग से मुराद क्या है? कम वजन के बच्चे, यानी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी आपने कैसी खुराक खानी है, आपको क्या क्या लेना चाहिए विटामिन्स में, आयरन में, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्सेस अब बहुत सारे आ गए, टोनर्स बहुत सारे आ गए, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, आपके बच्चे की सेहत भी अच्छी रहती है। जब बच्चा कंप्लीट अच्छी नशोनुमा के साथ दुनिया में आता है तो बहुत से ऐसे मसाइल, बहुत सी ऐसी बीमारियां जिससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जान छूट चुकी होती है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी खुराक माँ के पेट में मिल रही होती है। जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो फिर उसको किस तरीके से हैंडल करना है, यकीनन इस पर भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात लगी मुझे डॉक्टर नाहिद गनी की कि जब आप अपने बच्चे को प्रॉपर अटेंशन के साथ टाइम देते हैं ना, टाइम देना ये नहीं होता कि बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है और माँ भी मोबाइल पे लगी हुई है, माँ किचन में खाना बना रही है, बच्चा टैबलेट लेके पास बैठा है, ये टाइम देना नहीं होता। इसे टाइम देना नहीं कहते। टाइम देना वो होता है जो क्वालिटी के साथ दिया जाता है। आप बच्चे से गपशप मारें, उसके मसले पूछें, उसके साथ बच्चा बन के गपशप करें, शरारत करें, जो भी बच्चे की ख्वाहिश होती है, इसे कहते हैं क्वालिटी टाइम, जिसमें बच्चे के साथ दोस्ताना ताल्लुक पैदा होता है। जहां माँ के साथ बच्चे दोस्त बन जाते हैं वहां पे मसाइल बिल्कुल जन्म नहीं लेते। खसूसी तौर पर लोग ऐसा कहते हैं कि बेटियों को माँ का दोस्त होना चाहिए, नहीं, बेटों को भी माँ का दोस्त होना चाहिए। आपने जैसे कि बात की डॉक्टर नाहिद के खुराक, एक अच्छी खुराक जब मिलती है एक प्रेग्नेंट माँ को तो बच्चा यकीनन नशोनुमा उसकी अच्छी होती है और वो अच्छा सेहतमंद बच्चा दुनिया में आता है, पैदा होता है। इसके बाद उसको हेल्थ केयर में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जब बच्चा जो है वो पैदा होता है उसके जो शुरू के 365 डेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक साल, उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। बच्चे का 1 साल पहला 365 डेज, उसमें जो है बच्चे को जो है बैलेंस चीजें मिलनी चाहिए और उसमें कैल्शियम। पहले तो एक बच्चा 6 महीने जो है माँ का ही दूध पिए, ऐसा ऐसा वीनिंग स्टार्ट कराई जाती है, ठोस की ज़्यादा दी जाती है, तो वो घर की बनी हुई चीज़ें हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद बच्चे के पैरामीटर हैं कि उसका जो है वो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और उसकी हाइट और उसके जो सारी ग्रोथ और उसके जो डिफरेंट जो है कम्युनिकेशन लेवल्स है, तो वो बेटर होता है कि आप उसको आयरन दें। हमारे यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली मैं और आप भी अनीमिक हैं क्योंकि हम लोग भी बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। तो अनीमिया जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारा, ये खून की कमी। तो उसके लिए जो है एक ग़िज़ा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब सेब है, अगर ख़वातीन है वो नहीं ले सकती हैं क्योंकि हमारी अब पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो आप बीन्स ले लें, आप जो है कलेजी ले लें, आप ऐसे फ्रेश जूसेस ले लें जो आप इजीली बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जो है भिंडी तोरी खाते हैं या घिया कद्दू खाते हैं तो उससे आपको आयरन नहीं मिलेगा। आप बैलेंस डाइट लें। और उसके अलावा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका आयोडीन की कमी, आपको पता है हमारे कंट्री में भी है, तो आयोडस मिल्क आ गया, नमक आ गया हुआ है। और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसके ना चलने का अंदाज जो होता है, चीजें होती हैं, उसे पता है उसकी गेट, उसकी चाल कैसी है। तो बच्चे के पैरामीटर उसको तो हर साल बच्चे का चेकअप पीडियाट्रिशियन से चेक करवाया जाए जो कि बच्चों के माहिर होते हैं। बच्चे का और माहिर नफ्सियात जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है जो कि हमारे यहाँ पे निगलेक्टेड है। उसमें यह है कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बच्चे का हर साल और जब स्कूल में हो तब भी हर दफा एक ज़हनी मुआयना करें
वेरी गुड, ताकि बच्चे के ना IQ लेवल, आपने बच्चे को एप्टीट्यूड सिखाना है, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, तो अब ये जमाना डॉक्टर और इंजीनियर का तो रहा ही नहीं है, ये मेटाफिजिक्स का जमाना है, आप सुपरा नेचुरल की तरफ जा रहे हैं, आगे 60-70 सालों में आप चांद पे पहुंच जाएंगे और आप वाइटामिन यूज करेंगे, तो आपने अपने बच्चों को IT सिखानी है। तो इसीलिए हमें बच्चों की ना हर साल, और स्कूलों में गवर्नमेंट को चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट की, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की सीट्स जो है ना वो अपॉइंट करें, वहां पे वो उनको माओ को भी मशवरे मिले, बाप को भी मशवरा मिले, ज़ाहिर है माँ बाप दोनों मिलकर बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, और बच्चों की असेसमेंट हो, जो उनका एप्टीट्यूड है उसके अकॉर्डिंगली वो किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं 5 क्लास में डिसाइड हो जाए। अच्छा, ये पता तो माँ को तब चलेगा ना जब माँ बच्चे पे तवज्जो देंगी, जब टीचर के साथ गुफ्तगू में होगी, टच होंगी कि बच्चे की क्लास में क्या परफॉर्मेंस है, घर में क्या परफॉर्मेंस है, किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और अच्छे मार्क्स किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, ये तो वहां से समझ आ जाती है माँ को भी और उसकी टीचर को भी। जैसे कि पैदाइशी आपने जैसे कि बताया कि 1 साल का जो पहला साल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ग़िज़ाई कमी से क्या क्या मसाइल जन्म लेते हैं? अब इस वक्त जो हमारे इस वक्त सबसे ज्यादा स्टंटिंग है, जिसमें मैं काम कर रही हूँ, एंटी स्टंटिंग प्रोजेक्ट, कि बच्चों की ग़िज़ाई कमी होती है, उनका बर्थ वेट कम होता है, 2 किलो 1.9 kg। इसके बाद ये होता है कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है नॉर्मल नहीं होती। एक और रीजन है कि माएँ जो है आजकल बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं करवाना चाहती। 34 वीक 36 वीक एक नॉर्मल हमें 40 हफ्ते का होता है। अच्छा, तो 40 वीक्स का। अब माएँ जो है वो चाहती हैं कि वो जल्दी से लेबर पेन, माँ बनना इतना आसान है, अगर जन्नत आपके कदमों तले है तो हर लेबर पेन की कीमत है। अगर आप पेट कटा के बच्चा पैदा कर लेते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पैराडाइज। सही, इसी माओ के अंदर ना वो सिजेरियन। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं, मैं यहाँ पे आपसे सवाल करना चाहती हूँ, मैंने अक्सर ये सवाल पहले भी डॉक्टर से किया है, मैं चाहती हूँ कि आपकी भी मैं इसमें राय लूँ। डॉक्टर नाहिद, आपने बताया कि एक तो वो डिलीवरी है जो नॉर्मल होती है, जो एक कुदरती प्रोसीजर है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप सिजेरियन की तरफ चले जाते हैं, वो भी बात समझ में आती है। लेकिन जहां पर आप शौकिया सिजेरियन की तरफ जाते हैं, जो बात आपने अभी की है कि वो फिर एलिजिबल नहीं होती पैराडाइज के लिए, वक्ती तौर पे आपको एनेस्थीसिया देकर या जो डॉक्टर मुनासिब समझते हैं वो इंजेक्शन लगाकर सुला दिया जाता है, बच्चा डिलीवर हो जाता है। 2 से 3 से 4 घंटे के बाद जब उसके असरात खत्म होते हैं, पता फिर चलता है माँ को कि मेरे साथ हुआ क्या। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना? हाँ जी, अगर आपको ना कोई मेडिकल रीजन है, फीटल डिस्ट्रेस है या ब्लड प्रेशर का मसला है या शुगर का मसला है, तो वो तो एक डॉक्टर डिसाइड करेगा, डॉक्टर डिसाइड। लेकिन अगर पेशेंट ये डिमांड करता है कि डॉक्टर साहब मैं दर्दा नहीं ले सकती, मेरा ऑपरेशन कर दो और प्राइवेट सेक्टर में फटाफट फारग हो जाए, ये नहीं पता कि अपने आप ना जुल्म कर रहे हैं। जी बताइए। प्राइवेट सेक्टर में जो एलीट क्लास है उनकी वैसे चूंकि पैसे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना तबकाती फर्क बहुत ज्यादा है, तबकाती फर्क बहुत है। यस, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना सिजेरियन 5 लाख में करवाना चाहते हैं। हाँ। उसमें हमारे मसीहा भी इन्वॉल्व हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस। और हमारा पेशेंट भी इन्वॉल्व है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि औरत की तरबियत जरूरी है, जो नई बच्चियां पैदा हो उनकी तरबियत जरूरी है कि उन्होंने कैसे अच्छी माँ बनना है, कैसे अच्छी शहरी बनना है, कैसे अच्छे मतलब यानी कि इंसान के तौर पर माशरे में कंट्रीब्यूट कैसे बनना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को ही ठीक कर लें, तो यही माशरे के ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए अच्छी माँ, अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर नाहिद, जहां पर हम डिलीवरी के हवाले से बात कर रही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और फिर कॉम्प्लिकेशंस के बाद आपका सिजेरियन हो जाना, ये 2 कैटेगरीज हैं डिलीवरी की। बहुत से ऐसे भी अब मैंने पेशेंट्स देखे हैं, और बल्कि चूंकि जमाना जो है वो जिद्दत पसंद हो गया है, बहुत ज्यादा तरक्की होती जा रही है, तो अब पेनलेस डिलीवरी भी आ चुकी है, पेनलेस डिलीवरी भी हो रही है, उसके हवाले से क्या राय है आपकी? इसमें ये इसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं। पेनलेस डिलीवरी जो है, डिलीवरी के 3 किस्में हैं कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, सिजेरियन कहते हैं, ऑपरेशनल डिलीवरी होती है कि आप इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं। उसमें यह है कि अगर आप सिजेरियन करते हैं, एब्डोमिनल कट देते हैं, तो उसको सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। अगर आप कोई इस तरह का वैक्यूम यूज करते हैं तो वेजाइनल डिलीवरी जो असिस्टेंट हो जाती है। जो आप बात कर रही हैं कि पेनलेस है, तो वो एक कह लें कि हम लोग जो है उसमें कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को जो है वो दर्दें ज्यादा महसूस ना हो।
تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو پیناڈول کھا کے آرام آ جاتا ہے تو ظاہر علاج جو ہے وہ سنت ہے. پین لیس ڈلیوری کا کوئی حرج نہیں ہے, اس کو آپ نیا طریقہ علاج ہے, اس میں بلکہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اگر آپ جو ہے ایک باہر کے کنٹریز میں ہو رہا ہے, ہمارے ابھی اس طرح نہیں ہو رہا کہ انیستھیزیا دینے کی بجائے نا آپ سوئمنگ پول اسٹیم کے تھرو, گرم پانی کے تھرو اس طرح کی مطلب دیتے ہیں, مساج کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں کہ پیشنٹ کو پین کم فیل ہوتا ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. فیسیلیٹیٹ کرنے ہیں آپ جو ہے پیشنٹ کی پین کو تھوڑا کم کر رہے ہیں, کیونکہ ایک ڈلیوری جو ہے مدر کی جو ہے وہ اتنی زیادہ انرجی جو ہے وہ مطلب یوز ہوتی ہے, تو جتنا مطلب فیسیلیٹیٹ کر سکیں تو بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر ناہید غنی, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ڈلیوریز کے حوالے سے, تو آپ نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ کرونا ہے اور کرونا ابھی ختم نہیں ہوا. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شاید جان چھوٹ گئی ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. آپ کو ابھی بھی کیئرفل رہنا ہے, بلکہ بی کیئرفل. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ قوت مدافعت کو بڑھانا لازم ہو گیا ہے؟ آپ کے اندر قوت مدافعت, پاور آف ریزسٹنس ہوگی تو آپ معاملات کو ہینڈل کر سکیں گے, بیماریوں کو آپ مینج کر سکیں گے. نہیں تو اگر نہیں ہوگی تو ایک ہی بیماری لے کے آپ کو بیٹھ جائے گی. آپ ایگری ہیں میری بات سے؟ ہاں جی بالکل. قوت مدافعت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ قوت مدافعت کو آپ, چونکہ میں فوکل پرسن کورونا ریلیڈیشن ہاسپٹل میں ہوں, تو ڈیلی میں پیشنٹس کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ اپنی جو ہے امیونٹی انکریز کریں. ٹھیک ہے. ہمارا فلٹر کلینک ہے جہاں پہ سینئر میڈیکل آفیسر, ساتھ میں جونیئر میڈیکل, پورے ڈاکٹرز کی اور نرسز کی ٹیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہی بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی نیند, اگر آپ کی نیند 8 گھنٹے کی ہے اور آپ کا لائف سٹائل پراپر ہے تو نیند آپ کی جو ہے قوت مدافعت کو بہت بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ کا فزیکل ورک کو آپ روزانہ کوئی واک کریں. اگر آپ کا کوئی آفس جاب ہے یا آپ کوئی ایسی جاب کریں, آئی ٹی کا کام ہے, تو پھر آپ ڈیلی واک کریں. آپ ایسی غذا نہ لیں جو آپ کا ویٹ بڑھا دیں, کیونکہ موٹاپا خود ایک بیماری ہے. اس میں یہ کہ ہم ساری قوم میں بحثیت قوم ہی ہم ایک موٹاپے کا شکار ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ سے لائف سٹائل چینج کرنے پڑیں گے. ہمیں سائیکلز بچوں کو کہیں یوز کرنی چاہیے, ہمیں گاڑیوں سے لوکل بسز پہ آنا چاہیے. ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پرانے زمانے والی کرنی پڑیں گی, جس میں ہم نیچرل کی طرف فطری رہنے کا طریقہ جو ہے اس کو اپنائیں. تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے جیسے پرانے زمانے میں کبڈی اور سوئمنگ, یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں, تو ان کو اپنانے سے جو ہے نا آپ کا لائف اسٹائل بہتر ہو جائے گا. اور غذا, آخر میں غذا میں کہوں گی جو طب نبوی میں علاج بتایا گیا ہے وہ سب سے بہتر ہے. ہمیں اینڈ میں ہومیوپیتھک ہے, ایلوپیتھک ہے, یا کوئی بھی آکوپنکچر جو بھی طریقہ علاج ہے, اینڈ میں نچوڑ یہ ہے کہ جو طب نبوی میں بتایا گیا اس کو فالو کریں تو مطلب بہت زیادہ مطلب امیونٹی بھی بڑھ جائے گی. شہد ہے, کلونجی ہے, ایسے چیزیں ان کو آپ نا طریقے کے حساب سے لیں. جیل ہے, یہ ساری چیز, زیتون ہے. اور اگر آپ زیتون کا تیل نہیں استعمال کر سکتے, کہ میں نے خود یوز کیا سرسوں کا تیل, سرسوں کے تیل میں بہت شفا ہے اور آپ کا ویٹ گین بھی کم ہو جاتا ہے, آپ کی امیونٹی بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور بچوں کو جو ہے اسپیشلی جو ہے آپ نا جنک فوڈ سے جو ہے نا وہ آزاد کروائیں. اور بہتر ہے کہ جو ایسی چیزیں جو بیلنس ڈائٹ میں آتی ہیں, آپ روٹی بنا کے دیں, لنچ آپ اس کو برگر کا نہ دیں, آپ پراٹھا بنا کے دیں, آپ بچوں کو جو ہے وہ رائس بنا کے دیں. بیلنس ڈائٹ ہوگی تو بچوں کی جو ہے نا ذہنی نشو و نما بھی بہتر ہوگی, اور صحت مند جسم ہوگا تو صحت مند دماغ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ بالکل اچھا ہے, کیونکہ بچوں کو آپ برگر دیں گی تو اس کا تو مسئلہ ہی ہے, فیٹ بھی ہوگا, وہ اس کا جسم بھی بڑھے گا. جی. اس لیے جو ہے میرے خیال میں سادی روٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سادی روٹی, پراٹھا بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل تو جو ہے, پہلے تو ہم یوز کر رہے تھے تیل, جی, دیسی گھی ہوتا تھا وہ یوز کیا. اس کے بعد ابھی آ گیا یہ ڈالٹا. ہاں جی. ڈالٹا آ گیا تو وہ اس سے کئی بیماریاں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں مکس کی ہوتی ہیں, پیور نہیں ہے وہ بھی. جی. اس میں بھی اس لیے اسی وجہ سے جو ہے نا بچے بیمار ہوتے ہیں, اس کی گروتھ نہیں ہوتی. جی. تو یہ ہے کہ اپنا کم از کم جو ہے نا بچوں کو برگر مت دیں, سیل کرائیں, نماز پڑھیں, اپنا بچے صحت مند ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جہاں پر ہم فزیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم فزیکل ایکسرسائز کی بات کر رہے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. اس میں یوگا بھی آ جاتا ہے, اس میں آپ کی واک بھی آ جاتی ہے ڈیلی بیسس پہ جو آپ کرتے ہیں. اس کے ساتھ چھوٹے بچے جو زیادہ تر سائیکلنگ میں انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سائیکلنگ تو بچوں کے لیے نا ایک ہیرا ہے, بچوں کو کرنی چاہیے. ان کی ہائٹ بڑھتی ہے, ایکسرسائز پوری باڈی کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ جو سائیکلنگ ہے وہ جتنے کہ جسمانی کسرت, جسے فزیکل ایکسرسائز کہتے ہیں, کیونکہ
چونکہ اردو ہماری لینگویج ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اردو میں بات کریں تاکہ ہماری جو نیشنل لینگویج ہے اس پر پروموٹ بھی ہو. ہمارے بچے جو ہیں وہ کمفرٹیبل, گھروں میں ہم انگلش بولتے ہیں اور مکسر سی ہو گیا نا. تو جو جسمانی کسرت ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سائیکلنگ کریں. سائیکلنگ میں آپ کی ساری باڈی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے, آپ کی ٹانگیں بھی, آپ کے ہاتھ بھی, اور برین بھی آپ کا کنسنٹریٹ کرتے. تو آکسیجن صبح کے ٹائم آپ سائیکلنگ کرتے ہیں تو آکسیجن لیول کافی زیادہ ہوتا ہے, تو آپ کا برین, آپ کا سبزہ دیکھتے ہیں, آپ کی آنکھوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ ہریالی سے آنکھیں بینائی تیز ہوتی ہے. اور ڈرائی فروٹس ہیں, بادام ہے, یعنی یوں کہنے کہ اگر آپ کسی دادی اور نانی کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں تو آپ کے بچے کی تربیت بہت اچھی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو وہی ساری چیزیں بتائیں گے جس کو ہم آرگینک اور کیٹو ڈائٹ کہہ رہے ہیں. وہ ایکچولی وہی نانیوں دادیوں کے طریقے ہیں کہ آپ نے دیسی گھی لینا ہے, ٹوٹ کے دیسی گھی لینا ہے, آپ نے دودھ پینا ہے, آپ نے جو ہے نا وہ سرسوں کا تیل لینا ہے. جی تصور صاحب, والدین کیا کرتے ہیں, والدہ کیا کہتی ہے, جاؤ برگر لے آؤ وہ کھا لو, فلانی چیز لے آؤ وہ کھا لو. اس کا وہ نقصان ہے. انہوں نے اپنا ٹائم بچانے کے لیے بچے کو غلط راستے پہ لگا دیا. ابھی میں پکا نہیں سکتی, آپ برگر. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. پہلے عورتیں تھیں 8-8 10-10 بچے ہوتے تھے, ان پہ محنت کرتی تھی, ان کی پرورش اچھی ہوتی تھی. اب بھی وہ برگر آ گیا, فلانی چیز آ گئی, وہ بچوں کی گروتھ وہ نہیں ہے. دوسرا, ماں کا دودھ جو ہے نا وہ بہترین ہے. ماں کا دودھ, ایک تو ماں سے بچے کا پیار بڑھتا ہے ماں کا دودھ پینے سے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں وہ نہیں ویسے فیڈر لے آؤ, یہ صبح وہی لگانا ہے. بچے نے کیا, اس میں طاقت کیا آنی ہے. اچھا ڈاکٹر ناہید غنی, جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں گھریلو ٹوٹکوں کے حوالے سے اور ڈائٹ کے حوالے سے, ایک کمپلیٹ نیوٹریشن کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بچے کا ڈائٹ پلان دن کا کیا ہونا چاہیے؟ تقریباً بچہ اسکول جاتا ہے 8 گھنٹے سے کا وقفہ آ ہی جاتا ہے, لیکن درمیان میں چھوٹی چھوٹی غذا ہونی چاہیے. جیسے بچوں کو مطلب کوئی فروٹس دے دیے جائیں, ان کو جو ایسے دانت مضبوط کرنے کے لیے گنے ہم چوستے ہوتے تھے بچپن میں, چھلیاں ہم کھاتے ہوتے تھے, مکئی کے دانے. تو یہ ساری چیزیں بچوں کو نا, اس سے اتنا ویٹ گین بھی نہیں ہوتا اور آپ کی غذائی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے. اور دودھ ہو گیا, لسی ہو گئی, تو بچوں کو جو ہے نا مطلب 3 ٹائم کھانا تو پراپر ملے, لیکن ساتھ میں جو ہے ایڈیشنل چیزیں ایسی ہوں, جیسے ہماری مطلب جو نانی اماں تھی وہ بناتی تھی, وہ دال جس میں ڈفرینٹ چیزیں ڈلی ہوتی تھی, چنے وغیرہ, تو اس طرح کی چیزیں بچوں کو, دیسی گھی ڈلا ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا بچوں کو زیادہ چیزوں کو, وہ دوڑتے بھاگتے ہیں, 40 سال کی عمر میں آپ کی ریکوائرمنٹ ہو رہے ہیں, 60 سال کی, لیکن بچہ بڑھتی عمر کا 25 سال تک آپ کی ہڈیاں بڑھتی رہتی ہیں. تو تب تک آپ کی نشوونما بچے کی غذا زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور جو گوشت ہے اس میں نا مرغی سے بہتر ہے ریڈ میٹ. اس میں یہ آئے کہ بکرے کا گوشت ہو گیا, گائے کا گوشت ہو گیا, اس سے آئرن کی کمی بھی بہت دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت ایڈ ہونا چاہیے. ہاں, نشاستہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو تھوڑا کم ہونا چاہیے, کہ اب بریڈ نہ لیں, روٹی لینے نہیں ہے تو بچے جو ہے وہ بوٹیاں جسے ماں بناتی ہے دیتی ہے کھا لیتے ہیں. تو یہ بچوں کے لیے بڑا اچھا ہے. اب ہماری بڑی عید آئی تھی, عید الاضحیٰ, اس میں جو گوشت بنا وہ سارا بانٹ دیا گیا, بچوں نے چکن بنوا لیا. تو دیکھیں نا, عادت نہیں ڈالی ہوئی. ہاں جی, تو اسی وجہ سے بچوں کے اندر آئرن ڈیفیشنسی تو ویسے ہی ہو جائے گی, جبکہ ریڈ میٹ میں جو ہے وہ انرجی بھی زیادہ ہے اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. اور بچہ جب اگر صحت مند ہوگا تو وہ پڑھائی بھی اچھی کر سکے گا, اور ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ بہتر ہوگا. آج کل بچے بدتمیز ہیں, چڑچڑے ہیں, اور وہ صحیح غذا نہیں لیتے, تو ان کے معاشرے میں رویہ بھی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ناہید بتائیے گا فش کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں خصوصی طور پر پنجاب کی ہم بات کریں, اس طرف یہ رجحان ہے کہ مچھلی جو ہے اس کا استعمال سردیوں میں ہوتا ہے, گرمیوں میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوگا تو گرمی ہو جائے گی, پرابلم ہو جائے گی, فش بہت گرم ہوتی ہے. بینگ اے ڈاکٹر, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ فش کا استعمال صرف سردیوں میں ہونا چاہیے, گرمیوں میں نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, جو فش ہے, مچھلی جو ہے, یہ ایک مطلب یعنی پروٹین اس سے ملیں گے. ہاں یہ ہے کہ چونکہ ہمارا گرم علاقہ ہے, گرم مرطوب ہوا ہے, تو چونکہ کچھ غذاؤں کی تاثیر ہوتی ہے, کوئی ٹھنڈی غذا ہوتی ہے, کوئی گرم غذا ہوتی ہے. تو جو فش ہے وہ آپ کے باڈی ٹیمپریچر کو ہیٹ اپ کرتی ہے. تو اگر آپ سردیوں میں لیتے ہیں, یہ ایک مطلب اس میں آپ یہ نہیں کہ گرمیوں میں نہ لیں, لیکن
क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए. अदरवाइज एक मिथ है जैसे कि इसके साथ दूध पी लें तो आपको जो है विटलाइगो हो जाएगा, पुलबेरी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है. आप कोई भी चीज नॉर्मल मतलब मिकदार में नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं. ज्यादती तो हर चीज की बुरी है. बिल्कुल, ज्यादती तो हर चीज की बुरी होती है. जैसे कि डॉक्टर नाहिद आपने अभी कहा कि फिश जो है वो आप ले सकते हैं. अगर हम एक कंप्लीट न्यूट्रिशनिस्ट प्लान की बात करें या न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें तो उनका ये कहना होता है कि आपको एक हफ्ते में एक मरतबा फिश लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि आपने भी कहा कि ताकि आपकी जिस्म में किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए. इसी तरह से मैं फ्रूट्स के हवाले से बात करना चाहती हूँ आपसे. हमारे यहाँ चूंकि आपको पता है कि महंगाई का दौर है, बहुत से लोग अफोर्ड करते हैं, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं भी कर पाते, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने सबसे अच्छा सुथरा और महंगा फल ही खरीदना है. फलों की बहुत सी इकसाम है जो नॉर्मल प्राइस में भी आपके पास आ जाते हैं, आप खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं. तो फलों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है. इस हवाले से अपनी राय दीजिए हमारी पब्लिक को. जी कि जो फल है वो विटामिन का एक सोर्स है. यस. तो उसमें यह है कि फल जो है ना, एक आपने देखा होगा कि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स कहते थे जो मौसम का फल है वो खाना चाहिए, बेमौसमी फल नहीं खाना चाहिए. तो अगर केले आए हैं तो खा लें, सस्ते ही होंगे. अगर आम माल्टे हैं तो सस्ते ही होंगे. अगर आम आए हैं तो सस्ते हैं. तो आप मौसम के हिसाब से खाएंगे तो आपको फल फायदा भी देगा और वो इतना महंगा भी नहीं होगा. सही सही, बिल्कुल ठीक है. यानी आपको फलों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, करना चाहिए. ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं महंगा है तो चलो आप खाते ही नहीं है, बहुत जरूरी है. इसके साथ साथ बात करते हैं सब्जियों और दालों के हवाले से. सब्जियां भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इन सब्जियों में कौन से विटामिन हैं, कौन सा आयरन है, ये तो खुद गंदे पानी की पैदावार है. क्या कहेंगी इस हवाले से? जो सब्जियां जो है मिट्टी के नीचे पैदा होती हैं, आलू है, शकरकंदी है, ये सारी सब्जियां जो है ये विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है. मिनरल्स, इसमें मिनरल्स होते हैं, जिंक है. जैसे खासतौर पर लड़कों की नशो में आपसे एक बात बताऊंगी कि जो लड़कियां हैं उनकी नशो में आके तो हम बात करते हैं, लेकिन जो मेल है, जो नर बच्चा है, उसकी नशो में के लिए खुबानी, जिंक और उसके अलावा जो आयरन बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है. तो माओ को लड़का हो या लड़की हो उनकी डाइट में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कौन सी चीज़ जो है किस बच्चे के लिए ज़रूरी है. लड़कियों को आयरन की चीज़ें चाहिए होती हैं, कैल्शियम चाहिए होता है. स्पेशली आप खुबानी लड़कों को खिलाएं, खजूरें खिलाएं, ताकि आपके बच्चे, जैसे आपने बड़े होकर लड़कों को आर्मी में भेजना है तो उनकी बचपन में बॉडी अच्छी होगी तो फिर बड़े होकर उनका जिस्म जो है वो कसरती होगा, वो मतलब बिल्ड अच्छे से. आप कहते हैं 6 पैड्स बनाने हैं तो जिस्म बॉडी बिल्डर बनना है, मसल्स दिखते हों. तो माँ को ही फिर बात वही आ जाती है, अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, माँ जॉब्स नहीं करेंगी, घर में बैठेंगी और बच्चों को टाइम देंगी, एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मर्द को भी प्यार मोहब्बत की जरूरत है. घर आए बंदा और माँ, बेटी या बहू या आपकी बीवी घर नहीं है तो ही फील्स लोनली और डिप्रेस. तो इस तरह बच्चा है तो आपकी फैमिली को, यूनिट को चलाने के लिए आपको जो है वो खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी. ठीक है. आपको मेड को हटा के, जैसे कोरोना में हमने सीखा मजबूरन, हमने खाना भी पकाया, हमने सफाई भी की, हमने सोशल डिस्टेंस भी किया, हमने सब कुछ किया. तो क्या हुआ, हम लोग कंपैरेटिवली फैमिली के करीब हो गए. हाँ. तो ये हमें, ये जो एसओपीज है ना कोविड की, आप समझे कि आप कोविड में ही हैं तो आप इस चीज को आगे कंटिन्यू करें तो आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, आपका बच्चा भी अच्छा होगा, आपकी फैमिली के आपस में ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे. बिल्कुल आपने ठीक कहा. डॉक्टर नाहिद बताइएगा दालों के हवाले से. हमारे यहाँ कहते हैं अच्छा गरीब घर है, यहाँ पे तो रोज दाल पकती है. चने की दाल की अफादियत की हम बात करें तो चने की दाल की अफादियत और छोटे गोश्त की अफादियत बराबर है, ऐसे ही है? बिल्कुल बताएं हमारे नाजरीन. देखिए, जो लोबिया है, बीन्स है, काले चने हैं, वाइट चने हैं और चने की दाल है, इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, जो भी सारी जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा है ना, वो आपके पास गोश्त से ज्यादा उसकी एनर्जी आ जाती है. अगर आप 5-6, आपको याद होगा कि जो एक रेसिपी बनाते हैं सारी दालें डाल के, हरीसा, तो उसमें सारी दालें होती हैं और उसके अंदर जो एनर्जी है वो गोश्त से ज्यादा होती है. तो देखिए बात में आती है बैलेंस और बैलेंस डाइट में, इसमें अंडा भी हो, दूध भी हो और आपके गोश्त भी हो और रोटी भी हो और चावल भी हो और साथ में फल भी हो. ये सारी चीजें बहुत जरूरी है. और पानी, एक बड़ी चीज हम भूल गए हैं, पानी. हमारे यहाँ एक तो साफ पानी मुयस्सर नहीं है और जो हमारे स्लम्स हैं वहाँ का सारा पानी ड्रेन होके हमारे सारे सिस्टम को खराब कर रहा है. तो हमने फिल्टर्स घरों में लगा लिया लेकिन हमने स्लम्स का और उसके जो वॉशरूम्स हैं उनको कंट्रोल नहीं किया. तो हमारे यहाँ डायरिया, टाइफाइड, जो सारी चीजें हैं वो गंदे पानी से, हेपेटाइटिस सी और बी फैल रहे हैं. तो और पानी जो है वो 10 से 12 ग्लास डेली पीना चाहिए, जरूरी है. तो पानी जो है, साफ पानी जो है ना, वो सारी बीमारियों का हल है.
बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा आप बताइएगा मियां तसव्वुर ज़हूर साहब, जहां पर हम खुराक के हवाले से दालें, सब्जियां, पानी, गोश्त के हवाले से बात कर रहे हैं, आपके मैं चाहती हूँ राय लेना चाहती हूँ कि आपकी इस हवाले से क्या राय है? ये देखें, सब्जियां पहले कम लोगों को हार्ट अटैक हो गया, फलाना ये हो गया, हेपेटाइटिस हो गई, शुगर हो, कभी किसी को सुना था? हाँ जी। अभी हर दूसरा आदमी जो है ना वो कहता है मुझे शुगर हो गई, मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया, मुझे फलाना हो गया, मुझे ये बीमारी, मुझे हार्ट की बीमारी। कभी किसी को नहीं सुना था, क्योंकि उस टाइम था यूरिया नहीं था। हम सब्जियां जो यूज करते हैं सब पे स्प्रे होता है, सब पे स्प्रे होता है, सब पे स्प्रे होता है। हम 2 दफा नहीं धोते उसको, वो पकाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। एक दफा किया, उससे ये सारी बीमारी शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां तसव्वुर ज़हूर साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया है। डॉक्टर नाहिद गनी साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। जैसे कि डॉक्टर नाहिद गनी ने बड़े तफसील के साथ सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल और हेल्थ केयर के हवाले से डिटेल के साथ बताया है। हमें चाहिए कि हम इन डिटेल्स पर और इस राय पर और इस कॉन्वर्सेशन पर अमल करें, क्योंकि ये ना सिर्फ अहम है बल्कि ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर नाहिद कुछ कहना चाह रही हैं? मेरा असल में चूंकि आपका चैनल है, मीडिया है, तो चूंकि 11 सितंबर है, कायदे आज़म की जो वफात का दिन है, उस वक्त छुट्टी नहीं दी जाती, तो हमें अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के दिन याद रखने चाहिए। तो मैं चंद अशार जो है सुनाना चाह रही थी। यारब मोहताजे ताबीर है ख्वाब मेरे, यारब मोहताजे ताबीर है ख्वाब मेरे, तालिबे सोजे जिगर है नाले बेताब मेरे। अल्फाज वही है मानी बदल गए, अल्फाज वही है मानी बदल गए, अफसोस बिक चुके अहले किताब मेरे। हरीमे ज़ात में सन्नाटा सछाया है, हरीमे ज़ात में सन्नाटा सछाया है, गर्मी ये ईमा मांगते हैं मिज़राब मेरे। वतन की गलियों में रक्सा है मौत, वतन की गलियों में रक्सा है मौत, लहू लहू है सरहदो पंजाब मेरे। है मसरूफ़े अमल फरिश्ता अजल का, है मसरूफ़े अमल फरिश्ता अजल का, महवे गमे दुनिया है अहबाब मेरे। नाहीद वो मर्द हक जो नकीब सुबह इनकलाब हो, नाहीद वो मर्द हक जो नकीब सुबह इनकलाब हो, उसके मुंतज़िर है मिंबरो मेहराब मिले। कायदे आज़म डे पे मैं जो है ये पूरी पाकिस्तानी कौम को डेडिकेट करती हूँ। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।